आज हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम एक बहुत अच्छा सा सवाल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। वैसे तो मैं जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तो एक सीरीज जो कि चैप्टर का जितने भी टॉपिक हैं उनसे अच्छे अच्छे सवाल कैसे बनाए जा सकते हैं, कैसे क्या, और 10-20 सवाल हम बाद में डिस्कस करेंगे अच्छे अच्छे। लेकिन एक बहुत अच्छा सा सवाल है जो आप पहले भी पढ़ के आते हो कि लेट्स सपोज आपको याद भी आ जाएगा कि जी ये आपका स्फेयर है और आपने यहाँ पे एक इसमें कैविटी कट की है। ठीक है जी, कैविटी थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। ये आपकी कैविटी है, ये आपने कट लगाया और दिया गया है कि इस स्फेयर का सेंटर C1 है। स्फीयर का सेंटर क्या है? C1 है। और यहां ऐसे एक लाइन ड्रॉ की गई है, ऐसे कैविटी के सेंटर को पास करती हुई। यहाँ C1 है, इसके इस पॉइंट को A लिखा इन्होंने, इस पॉइंट को A लिखा, इस पॉइंट को C2 लिखा और इस पॉइंट को इन्होंने B लिखा। और ये यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज आपकी क्या है? सॉलिड स्फीयर है। ये क्या है? सॉलिड स्फीयर। और ये क्या है जी? कैविटी। और आपसे सवाल ने क्या पूछा है कि एट विच पॉइंट पोटेंशियल इज मिनिमम। ये सब सवाल डिस्कस करने का मेरा सिर्फ पॉइंट ये है ताकि आप फिजिक्स के एक एंगल को समझो कि फिजिक्स कैसे मैं लगा सकता हूं। तो अब आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए? अच्छा भाई, पोटेंशियल मिनिमम की बात की है, सिर्फ थियोरेटिकल पॉइंट्स के ऊपर ये बात कर रहा है। तो इसने आपको ऑप्शन भी दिए, पॉइंट ए, बी दिया इसने पॉइंट आपका बी, थर्ड ऑप्शन आपने दिया इसका पॉइंट C2। ऐसे करके इसने आपसे पॉइंट दे दिए। या फिर इसने कहा कि आपको फोर्थ पॉइंट कंफ्यूज करने के लिए एक और ऑप्शन दे रखा है, ऑल पॉइंट्स इनसाइड द कैविटी हैव सेम पोटेंशियल। अब देखो यहां हमारी दो तीन बातें हमारी रिवाइज भी हो जाएंगी। आपको आपको याद है, मैं आपको हल्का सा रिकॉल कराता हूं, शायद आपको याद होगा जब हम ये पढ़ के आते हैं कि यहां हम कैविटी कर देते हैं। तो जब मैं इस कैविटी के अंदर फील्ड निकालता हूं तो आपको याद होगा कैविटी के अंदर फील्ड इसके बीच की सेंटर, दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। और वो हम कैसे लिखते हैं? जैसे रो ए इनके बीच का ए वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये करके इलेक्ट्रिक फील्ड आता है और हम कह देते हैं कि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो फिर हम इसको ड्रॉ करते हैं ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये एक हमें इंफॉर्मेशन पता चल गई। अब मुझे पता है जब ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इसके अंदर अगर मैं फील्ड लाइन ड्रॉ करूंगा बेटा, तो ऐसे ड्रॉ करूंगा, ये ऐसे, क्योंकि कांस्टेंट है। और ये ऐसे ड्रॉ होंगी जी। ठीक है। अब मुझे एक बात पता है कि यहां ये क्या है? कांस्टेंट है। और ई की डायरेक्शन ये क्या है? राइट में। और मुझे पता है कि इन द डायरेक्शन, देखो सवाल कितना आसान है, आपको पीछे का भी नॉलेज होना चाहिए, आगे का भी, और मिक्स करके सवाल दे रखा है। इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो इसका मतलब सबसे मिनिमम किस पॉइंट पे होगा? बी पॉइंट पे। आपको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है जाके, जबकि देखने में सवाल ऐसा लगेगा, बड़ा स्कैरी सा लगेगा कि अरे यार ये तो क्या ही पूछ लिया इसने, अब मैं कैसे निकालूंगा। लेकिन आपको थियोरेटिकल अगर नॉलेज है, पीछे की थोड़ी नॉलेज है, आपने कैसे पढ़ के आए हो कैविटी के अंदर फील्ड कांस्टेंट होता है, उसको कैसे ड्रॉ करते हैं, तो वो सब बातें हम यहाँ पे बताते हैं। अब मैं थोड़ा सा आज के लेक्चर की तरफ बढ़ता हूं और हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। भाई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम या पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है? देखो मैं आपको पहले एक छोटी सी बात आपको रिकॉल कराता हूं। आप इस बात को रिकॉल करो, कुछ बच्चों के तो पल्ले ही नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको कुछ बात बताता हूं। ये आप जब इस
एम मास की बॉल को एक हाइट पे ले जाकर रखते हो, आप 9th क्लास में पढ़ते हो, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी आप स्टोर कहते हो mgh, तो अब हम जान चुके हैं कि ये डेल्टा यू होता है एग्जैक्टली क्योंकि आप यू इनिशियल रेफरेंस को यहाँ जीरो मानते हो, तब आप ये लिख सकते हो। ठीक है, चलो एक ये बात क्लियर होगी। चलो भाई, अब दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये सिंगली तो एग्जिस्ट नहीं करता ना, यहाँ अर्थ है, अल्टीमेटली ये अर्थ है ना, तो अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट ऊपर है ये, तो अल्टीमेटली इन दोनों के बीच की ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये भी एक सिस्टम ही है, तो अल्टीमेटली आपने सिस्टम की ही पोटेंशियल एनर्जी लिखी है, इंटरेक्शन एनर्जी लिखी है आपने इन दोनों के बीच की। तो सिमिलरली चार्ज के बीच में भी होगा, लेकिन तरीका क्या है, तरीका हमारा वही रहेगा, हम एक सिस्टम बनाएंगे तो हम, हमारी एनर्जी भी कम से कम खर्च हो, हमारा सिस्टम भी तैयार हो जाए। आपने यहाँ क्या किया था, इसको आराम आराम से ले जाके रखा आपने, एफ एक्सटर्नल अप्लाई किया, आराम से प्यार से ले जाके रख दिया, तो वो सब बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई कैसे हमने ले जाके रखा। तो पोटेंशियल एनर्जी, अब हम, मुझे सिस्टम तैयार करना है ऐसे ही एक चार्ज पार्टिकल का, चार्ज का एक सिस्टम बनाना है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम का मतलब क्या है, सिस्टम इसका मतलब होता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to create सिस्टम, कि मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए ताकि हमारा सिस्टम क्रिएट हो जाए। तो कुल मिला के बात भैया ये है कि मेरा ये सिस्टम है, मुझे ये बनाना है, ये Q1 है, और भैया ये मेरा Q2 है, और ये R डिस्टेंस की दूरी पे है, मुझे ये सिस्टम क्रिएट करना है। क्या करना है मुझे, क्रिएट। तो इस सिस्टम को बनाने में मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो लगेगी वो ही मेरी स्टोर्ड होगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा सा मैं इस सिस्टम को बनाने की कोशिश करता हूं तो आपके समझ में आएगा। अगर मुझे सिस्टम क्रिएट करना है तो मैं इस सिस्टम को कैसे क्रिएट करूंगा, पहले मैं Q1 को लाके रखूंगा, पहला स्टेप मेरा ये होगा Q1, और कहां से लेके आऊंगा मैं चार्ज को, इनफाइनाइट से। कहां से लेके आया मैं, इनफाइनाइट से। अब अगर मैं इसको इनफाइनाइट से, पहला स्टेप ये होगा कि मैं उसको इनफाइनाइट से लेके आके रखूंगा, स्टेप 1। स्टेप 2 क्या होगा, मैं Q2 को लाके रखूंगा, कहां से, इनफाइनाइट से। तो मैंने ये दो स्टेप फॉलो करने हैं और मेरा ये सिस्टम तैयार हो जाएगा। तो यानी कि सबसे पहले मैं किसको लेके आया, पहला स्टेप Q1 को लेके आया, तो मुझे किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, यहां तो कोई चार्ज ही प्रेजेंट नहीं है इनिशियली, तो मुझे कोई काम नहीं करना पड़ा, जीरो। क्यों, एज देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड। आपको ये बात समझनी होगी कि यहाँ कोई फील्ड ही नहीं है तो आपको कुछ काम ही नहीं करना पड़ा। लेकिन अब आपने क्यू ला के रख दिया, कहां पे, इस ए पॉइंट पे। अब आप बी पॉइंट पे Q2 को लाकर, तो अब तो Q1 के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा, और मुझे तो पता है वर्क कैसे निकाला जाता है। अगर मैं W2 निकालूं तो मुझे यहां पे Q2 को लाके रखना है, यानी कि Q2 को डेल्टा V ऐसे लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब Q2 मेरा क्या हो गया, VB माइनस वी इनफाइनाइट। तो इसका मतलब Q2 और VB पे पोटेंशियल किसकी वजह से लिखोगे आप, Q1 की वजह से। भाई बी पे ऑलरेडी पोटेंशियल किसकी वजह से, Q1 की वजह से, क्योंकि उसी के अगेंस्ट तो आप वर्क कर रहे हो। तो VB एंड VB विल बी इक्वल्स टू, क्या होगा आपका, KQ1/R माइनस वी इनफाइनाइट। अब वी इनफाइनाइट को आप क्या एज्यूम करते हो, जीरो। तो ये तुम्हारा क्या निकल के आया, W2 विल बी इक्वल्स टू KQ1Q2/R। अब ये जो आपने टोटल वर्क किया, W1 प्लस W2, ये स्टोर्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, उसको बोलते हैं सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, विल बी इक्वल्स टू KQ1Q2/R। लेकिन ये तब ही वैलिड है, देखो मैंने यहां पे एज्यूम क्या किया है, इनफाइनाइट पे जीरो, तो यानी कि ये भी मेरा क्या डिपेंडेंट हुआ, अल्टीमेटली मेरा ये डिपेंड किस पे करेगा, मैं थोड़ा सा इसको अलग से मेंशन कर देता हूं, डिपेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिपेंड ऑन रेफरेंस पॉइंट। आप पाओगे कि कई बार थियोरेटिकल पॉइंट्स यहीं से पूछ लिया जाएगा, और आपको अगर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, अगर आप यू सिस्टम लिखना चाहते हो, तो पुट चार्जेस विद साइन, आपको खुद पता चल जाएगी पॉजिटिव या नेगेटिव। पुट चार्जेस विद साइन, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसकी एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं जी।
इसकी एसआई यूनिट क्या होती है जी? जूल, जो वर्क की होती है, क्योंकि आप अल्टीमेटली वर्क ही कर रहे हो। ये जूल हो गया। ठीक है जी। दूसरी बात, अदर यूनिट, अगर अदर यूनिट्स की बात करूं मैं इसकी, तो हम अभी मैं बता के चलता हूं कि हम आगे जाके बहुत एक फेमस सी यूनिट का यूज करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि होती है 1.6 10⁻19 जूल के बराबर। इसको आप हमेशा याद रखेंगे। ट्वेल्थ के लास्ट चैप्टर जब हम पढ़ रहे होंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जब वो चैप्टर आएगा, तब हम इन बातों का इस्तेमाल करेंगे। फिर कुछ खास बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ईपीई में भी पॉजिटिव, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। क्लियर है? अब कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जिनसे सवाल भी बनता है और हम सीधा भी जवाब दे सकते हैं। कुछ पॉइंट्स जो आपने याद रखने हैं, बढ़िया पॉइंट है, इनसे सवाल बनता है। पहला, मान लो कि ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है जी। आपने इनको, ये आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, आपने इनको रिलीज किया। जब आपने इनको रिलीज किया, तो ऑब्वियस सी बात है, ये इस पे इधर फोर्स लगेगा, इस पे इधर फोर्स लगेगा, तो एक कुछ देर बाद कुछ ऐसे मूव करते हुए दिखाई देंगे आपको, प्लस क्यू प्लस क्यू। तो आपसे पूछा जाएगा कि जब ये रिलीज कर दिए तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इस पे कमेंट करो। और ऐसे चार ऑप्शन बना रखे होंगे। तो इसका कुछ बच्चे कैसे लिखते हैं, जैसे नॉर्मली तरीका क्या होता है, यू K1 Q2/R², फिर बच्चा सोचता है आर बढ़ गई तो यू घट गया, पॉजिटिव में घटा, ऐसे करके। देखो भाई, मैथ्स में इतना नहीं घुसना है, इतना दिमाग नहीं लगाना। जब जरूरत ही पड़ जाए तभी घुसना है। इसको पहले आप सोचने और समझने की कोशिश करो। देखो, क्या सिस्टम खुद वर्क कर रहा है? यहां पे कौन फोर्स लग रहा है? एफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इन दोनों पे, वही लेके जा रहा है फोर्स। क्लियर है? तो कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है। और जब कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है, खुद से वर्क हो रहा है। आप देखो ना, जब आपने बॉल यहां छोड़ते हो आप इसको, तो आप जब छोड़ देते हो तो कौन वर्क कर रहा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। जब वर्क कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो यहां भी तो सेम ही है ना, जब कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। तो यहां पे मैं सिस्टम की एनर्जी सीधा लिख सकता हूं, क्या हुई होगी? डिक्रीज। क्लियर है? अगर यही दूसरा पॉइंट क्या आ जाए, अगर ये प्लस क्यू चार्ज हो और ये भी दोनों प्लस क्यू ही ले लो, अगर ये आपने कुछ देर बाद, पहले इनके बीच का डिस्टेंस आर था, अब इनके बीच का डिस्टेंस R/2 हो गया, आप इनको ऐसे मूव करा रहे हो। ठीक है? तो अब आप मुझे एक बात बताओ, इन पे फोर्स कहां लगेगा? ऐसे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये तो बाहर दूर जाने की कोशिश कर रहे होंगे ना, लेकिन आप जबरदस्ती फोर्सफुली फोर्स लगा के, एक्सटर्नल फोर्स लगा के इनके बीच का सेपरेशन आपको कम करना पड़ेगा। तो जब आप एक्सटर्नल वर्क कर रहे हो, तो इसका मतलब एक्सटर्नल वर्क किस में स्टोर होता है? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्लियर है? सिमिलरली, आप कहो कि सर ये तो पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से भी बता दो। देखो, यहां पे अगर आप इसको छोड़ दो, अब यहां इनके बीच का सेपरेशन अगर कम होता है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये तो खुद से ही अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो इस केस में यू सिस्टम क्या हो जाएगा? तुम्हारा खुद से, यानी कि डिक्रीज होगा। अगर ये सेपरेशन बढ़ जाता है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो आपको वर्क करना पड़ा होगा। तो यहां इस केस में यू सिस्टम क्या हुआ होगा? इंक्रीज। तो इन बातों का हम थ्योरेटिकल पॉइंट से ही हमेशा जवाब देने की कोशिश करेंगे। अब देखो, इस पे एक बहुत अच्छा सा सवाल आता है, जैसे कि सवाल फॉर्म कर दिया आपने कि इफ नेगेटिव चार्ज रिलीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने रिलीज किया है, कर दिया जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आपको कमेंट करना है कि अब क्या होगा। चार्ज विल मूव, यानी कि यहां फिर ऐसे लिखा होगा आपके पास, चार्ज विल मूव, ऐसे बना के देगा, ए टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल,
एंड लोअर पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको समझ में आएगा मैंने आपको क्या समझाया है। बी टूवर्ड्स लोअर पोटेंशियल एंड हायर पोटेंशियल एनर्जी। आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। टूवर्ड्स लोअर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है जी। अब हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि हुआ क्या होगा। आंसर के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चर्चा का विषय क्या है कि ये भैया इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां जी माइनस क्यू चार्ज आपने रख दिया कोई बात नहीं। आपने जब ये रख दिया तो इसके ऊपर फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, सीधी सी बात है, ऐसे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स इसके ऊपर। अब इसके ऊपर अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, पहली बात तो हमें यहां से ये पता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो इसका मतलब अगर ये इधर की तरफ मूव करता है इस डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो इसका मतलब ये कैसे मूव करेगा? टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल। तो एक बात तो ये तो सब बच्चों को पता चल गई होगी। लेकिन बात है पोटेंशियल एनर्जी की। अब पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट कहां से आएगा? वो उसको दिमाग में लाना पड़ेगा जो हमने पहले सीखा है वर्क से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके ऊपर लगा, तो कौन लेके जा रहा है इसको? क्या आप लेके जा रहे हो? नहीं, इसको फोर्स लेके जा रहा है। और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब जब वो इधर की तरफ चलेगा तो यू क्या होगी? डिक्रीज होगी इसकी। इस माइनस क्यू की यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। अगर ये यू डिक्रीज करता है, अगर इसकी यू डिक्रीज होगी, तो मैं क्या लिखूंगा कि मूव टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? आपको ये बात शायद समझ में आ रही होगी। सिमिलरली अगर यहां प्लस क्यू चार्ज होता तो वो राइट डायरेक्शन में मूव करता। तो अब मैं उसको क्या कहता? सेम मूव करेगा किधर? टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल एंड हायर पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसे करके आपके सवाल खुद सारी थियरी, ये नहीं कि एक सवाल सिखाया तो सिर्फ मेरे को तो यही आना चाहिए। भाई दिमाग चलाना आना चाहिए। अगर दिमाग चलाओगे नहीं तो अल्टीमेटली रैंक अगर 1000 आएगी ना, आनी होगी, और दिमाग नहीं चलाओगे तो भैया 2000 3000 4000 ऐसे खिसकनी शुरू हो जाएगी। दिमाग चलाओगे, लोगों से बेहतर बनने की कोशिश करोगे, खुद सोचोगे, तो थोड़ा आप बेहतर बन पाओगे। क्लियर है? थोड़ा मैं आगे चलता हूं। तो यहां तक इस बेस पे कुछ ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। तो अगर मैं अब थोड़ा सा फर्दर मूव करता हूं और मैं अब एक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस के बारे में लिखने की कोशिश करता हूं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ, अभी तक 2 पॉइंट चार्ज लिए थे, अब मैं बहुत सारे पॉइंट चार्ज ले रहा हूं। पॉइंट चार्जेस। तो एक बार थोड़ा सा मैं आपको फिगर बना के दिखा देता हूं। ये भैया स्क्वायर ले लिया और ये क्यों चार्ज रख दिया, क्यों चार्ज रख दिया, क्यों चार्ज रख दिया, क्यों चार्ज, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ये ए डिस्टेंस है, ए ए। सिमिलरली अगर इसको बनाना है तो पहले आप फर्स्ट पोजीशन पे क्यू को लाके रखोगे, फिर सेकंड पे। तो मैं करने का एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, पहले मैं वो करता हूं। पहले आपने W1 आपने फर्स्ट पोजीशन पे लाके रखा, तो किसके अगेंस्ट वर्क करोगे? कोई है ही नहीं। जब आप W2 को लाके रखा तो आपने इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट। तो आपने लाके रख दिया, तो अल्टीमेटली आपने जब लाके रखा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? U1 U2 के बीच में इंटरेक्शन एनर्जी के रूप में। तो इसको मैं लिख सकता हूं के क्यू इंटू क्यू बाई इनके बीच का डिस्टेंस के। यही निकाला था ना ऐसे। देखो यू सिस्टम। क्लियर है? ये जब आपने निकाला था, ये जो वर्क निकाला था, अल्टीमेटली सेम ही बनेगा। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं W2 U12 भी लिख सकता हूं इसको। क्लियर है? तो पहले जब मैंने लाके रखा तो मैंने क्या लिख दिया? U12। अब इन दोनों की वजह से यहां पोटेंशियल लिखना पड़ेगा आपको। तो पोटेंशियल यानी कि दोनों की वजह से इंटरेक्शन एनर्जी लिखनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली W3 क्या हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर, इसकी वजह से ये डिस्टेंस √2a, प्लस इसकी वजह से ये डिस्टेंस कितनी बनेगी? के क्यू स्क्वायर बाई ए। मैं इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। ये डिस्टेंस √2a बनेगी, ये a बनेगी। ठीक है ना?
तो थोड़ा आप ध्यान रखें इसका। सिमिलरली W4 मेरा, अगर मेरा W4 मुझे बनाना है, W1 हो गया, W2 हो गया, W3 आपने ये ला के रख दिया, यानी कि ये भी हो चुका है आपका, ये भी। अब आप फोर्थ पोजीशन पे ला के रख रहे हो, तो तीनों की वजह से पोटेंशियल लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको तीनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे जो चार्ज रखे हुए हैं आपको उनके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। करो जी उनके अगेंस्ट वर्क। तो पहले सबकी वजह से इंट्रैक्शन एनर्जी लिख दो, अब इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से पोटेंशियल लिख के मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्यू। तो मैं सीधा लिखता हूं इसको, के क्यू स्क्वायर बाई ए, ये वाला हो गया के क्यू स्क्वायर बाई ए। फिर एक ये हो गया के क्यू स्क्वायर बाई 2a। फिर एक ये हो गया के क्यू स्क्वायर बाई ए। तो अब मैं लिख रहा हूं इसको के क्यू स्क्वायर बाई √2a, के क्यू स्क्वायर बाई ए। तो सिस्टम के लिए तो मैं क्या लिखता हूं, टोटल दोनों सबको ऐड कर देता हूं, तो 1 2 3 4, सो 4 के क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस 1 2 2 के क्यू स्क्वायर बाई √2a। आप इसको कॉमन ले लोगे तो एक आंसर आएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए 4 + 2 बाई रूट। और ये आपका यू सिस्टम बन गया। लेकिन अब ये बार बार मैं W1 W2 तो लिखूंगा नहीं। तो इसके लिए, और जनरली हमारे ऐसे ही सवाल आते हैं, अगर मेरा सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, अगर मेरा कैसा हो, यहां मैं लिख भी देता हूं, फॉर सिमेट्रिकल पॉइंट चार्ज सिस्टम। सिमेट्री तो है, हर पॉइंट पे आप देखो, यहां पे क्यों है, इसके साइड में, इसके साइड में क्या क्यों है, इसके साइड में क्यों है, और कितनी डिस्टेंस दूर है, ए डिस्टेंस दूर है। आप किसी के पास भी पहुंचो, यहां पे भी क्या है, क्यों, इसके साइड में क्यों है, इसके साइड में क्यों, और ए डिस्टेंस दूर है। तो ऐसे सिस्टम की पहचान करते हैं कि हाँ सिमेट्रिकल सिस्टम है। ठीक है, आप कोई भी एक के पास पहुंचो, साइड में देखो दोनों चार्ज सेम पाएंगे, सेम डिस्टेंस पे पाएंगे, कोई किसी के पास भी पहुंच जाओ आप। ठीक है, ये सिमेट्रिकल की पहचान करने की बात होती है। तो फिर इसके लिए हम क्या लिखते हैं, इसके लिए जब मैं यू सिस्टम लिखता हूं, सो U1 प्लस U2 प्लस U3 जितने भी हैं, डिवाइड बाई आप 2 कर देते हो। U1 क्या है, U1 है आपका पोटेंशियल एनर्जी, इंटरेक्शन एनर्जी जो है आपकी, या मैं इसको सीधा ही लिख देता हूं। U1 का मतलब है, जो मैं लिख रहा हूं, U12 U13 ऐसे करके। U2 का मतलब भी मैं क्या लिख रहा हूं, U21 U23 ऐसे करके। ठीक है जी। अब इसमें मजेदार बात क्या है, क्योंकि मेरा सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप इसके लिए लिखो, इसके लिए लिखो, इसके लिए लिखो, इसके लिए लिखो, आपका U1 विल बी इक्वल्स टू U2 विल बी इक्वल्स टू U3 ऐसे करके। ठीक है जी, ये सब बराबर होंगे। अगर ये बराबर है, मेरा पॉइंट्स क्या है, अगर ये बराबर है, ये बराबर है, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, यू सिस्टम अगर मैं इसके लिए लिखूं, तो जैसे यहां तुम्हारा चार चार है यहां पे, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 4/2 U1, क्लियर है, विल बी इक्वल्स टू U4। आप किसी के लिए भी इंटरेक्शन एनर्जी लिख लो, इसके लिए लिखोगे दूसरे की वजह से, इसके लिए लिखोगे, इसके लिए लिखोगे, इसके लिए लिखोगे, सेम आएगा। ठीक है, सेम आएगा, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं, और ये कितना आ जाएगा 2। अब एक की वजह से तो आप इजीली लिख सकते हो, इसकी वजह से U12 क्या हो जाएगा जी, U12 KQ² ये, U13 ये वाला, ये आ जाएगा जी तुम्हारा KQ² √2a प्लस, और ये वाला तुम्हारा क्या बनेगा जी, KQ²/a। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो कितना फास्ट सॉल्व हो गया है। KQ² तो आपने बाहर निकाल लिया, ये 2 हो गया, तो ये 4 + 2/√, आंसर। तो सिमेट्रिकल के लिए जब आपको जैसे ही सिमेट्रिकल दिखे, तो आप तुरंत कौन सा इस्तेमाल करेंगे, और जनरली आपका सवाल यहीं से सिमेट्री सिमेट्री से ही आता है। जैसे कि थोड़ा अगला सवाल देखता हूं मैं, आपको और थोड़ी क्लियरिटी आएगी। अब हम सवालों की ऊपर चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन मैं लिखने वाला हूं आपके पास। अगर मैं हेक्सागन ले लेता हूं, मैं अगर ये ले लेता हूं, और यहां भी मैं क्यों रखता हूं, यहां भी क्यों रखता हूं, यहां भी क्यों रखता हूं, यहां भी क्यों क्यों, और ये क्यों,
और ये ए डिस्टेंस है। तो आप देख पा रहे होंगे कि सिमेट्रिकल बन रहा है। सिमेट्रिकल बन रहा है तो कुछ लिखना, अब ये देखो, अब कितना आपको भारी भरकम, अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच से करोगे तो आपको कितना बड़ा सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, 6 के लिए 6 वर्क करने पड़ेंगे आपको। तो यू सिस्टम लिखने के लिए अब ये सिमेट्रिकल है तो आप सीधा इसका आंसर लिख सकते हो 6/2 U1। एक के लिए लिख लो, इसको पकड़ लो। तो इसके लिए U1 ये हो गया। सबके साथ इंटरेक्शन एनर्जी तो लिखनी है, ये लिखना है, ये लिखना है और ये लिखना है। ये कितना हो जाए होता है √3A। ये कितना होता है 2A। ये भी अगेन कितना होता है √3A। और ये तो ए है ही। तो अब आपको सब पता चल गया। अब आप क्या लिख सकते हो, 3 लिखो, KQ² / A प्लस KQ² / √3A प्लस KQ² / 2A प्लस KQ² / √3A प्लस KQ² / A। क्लियर है। आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो 3KQ² / A, आप इसको कॉमन ले लो तो ये कितना बनेगा, 1 1 2, 2 + 1/2, यहाँ से कॉमन आ गया, प्लस 2/√3। इतना हो गया। थोड़ा सा इसको और फर्दर सॉल्व कर लो, KQ² / A, ये कितना हो गया, 5/2 प्लस 2/√3। ठीक है जी। तो ये आपका आंसर। इस तरीके से आप इसका आंसर, थोड़ा और थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाली प्रॉब्लम, अगर मैं हेक्सागन में ही, अब आप कहो कि सर ये तो ठीक है, थोड़ा प्लस माइनस भी करके दिखा दो एक बार। अगर प्लस माइनस रखा हो, वहां सिमेट्री बना, वहां सिमेट्री कैसे बनती है, वहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन वो भी सिमेट्री ही है। ये आपका होमवर्क है। आप जब लिख के, या आप खुद लिख के देख लेना, आपको पता चल जाएगा। अगर प्लस क्यू, मैं आपको सिर्फ पहचान बताऊंगा। अगर आपको किसी को डाउट हो तो आप सिंगल के लिए लिख लिख के देख लेना, सबके लिए सेम आएगा। 2 3 के लिए लिख के ले, U1 U2 U3 लिख के देख लेना, आपको खुद पता चल जाएगा। ये प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू। अब मुझे पता है कि मेरे मास्टर ने सिमेट्री की पहचान क्या बताई है। सिमेट्री की पहचान, आप कोई भी चार्ज पकड़ो, जैसे ये पकड़ लिया, इसके इधर क्या है प्लस क्यू, इसके इधर क्या है प्लस क्यू, और दोनों ए डिस्टेंस दूर है। इस पे आ जाओ, इसके इधर माइनस क्यू, इधर भी माइनस क्यू, सेम डिस्टेंस दूर, बिल्कुल सही बात है। ये वाला पूरे जब आप ऐसे सर्कल में ऐसे घूमोगे तो ये आपका लागू होगा। इसका मतलब ये एक सिमेट्रिकल, पूरा एक सिमेट्री को मेंटेन कर रहा है। सिमेट्री मेंटेन कर रहा है तो यहां मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं यू सिस्टम वाला। तो अगेन यू सिस्टम मेरा क्या हो जाएगा, 6/2 U1। आपको किसी को ये है कि सर मैं तो नहीं मानता, नहीं मानते हो तो भाई लिख के देख लो, 1 2 3, इन तीनों के लिए आप लिख के देख लेना, आपको पता चल जाएगा U1 U2 U3 सेम आएगा। तो ये आप करके देख सकते हो। मैं एक के लिए लिख के दिखा देता हूँ। तो U1 अगेन, इसके लिए लिखो पहले, ये आ जाएगा -KQ² / A, फिर आएगा प्लस KQ² / √3A, ये वाला। फिर ये वाला लिखो, इसका माइनस आएगा KQ² / 2A, फिर ये वाला अगेन प्लस आ जाएगा KQ² / √3A, अगले वाला फिर माइनस आएगा KQ² / A। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसको 3KQ² / A, तो ये -1 और -1, यानी कि -2 -1/2 प्लस 2/√3। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3KQ² / A -5/2 प्लस 2/√3। ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है जी। तो इस तरीके से ये सिमेट्री वाले कॉन्सेप्ट में हम सिमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। अब इस पे बेस क्वेश्चन ही है, तो ये पूरा अब आगे का लेक्चर पूरा क्वेश्चन बेस्ड ही होगा। इस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, आपको और क्लियरिटी आएगी, और आपको पोटेंशियल एनर्जी कैसे अप्लाई करते हैं वो सब कुछ आपको समझ में आएगा। पहली चीज, ये दो चार्ज हैं, ये मान लो क्यू है, इसका मास m है, और ये भी क्यू है, इसका मास m है। आपने क्या किया, इनको रिलीज किया। ठीक है। रिलीज करने के बाद इनके बीच का जो सेपरेशन हो गया, पहले जी r था, फिर 2r हुआ, QM QM। क्लियर है। तो आपको इसकी वेलोसिटीज बतानी है। वेलोसिटीज पूछा क्या गया है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ
charge particles when they are at a distance of 2r. When they are at a distance of 2r. अब मुझे फोर्स वोर्स के चक्कर में जब भी ऐसा सवाल आए, आपको पहचान कैसे होती है, ये फोर्स लग रहा होगा, अब वेरिएबल भी फोर्स, फोर्स वेरिएबल है, फोर्स भी तो बदल रहा होगा, एक्सेलरेशन बदल रहा होगा, तो कुछ बच्चे तो यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने की कोशिश करते हैं। अब एक गधो, भाई पहली बात है, अगर यहाँ पे फोर्स, ये सीधी सी बात है, रिलीज किया तो फोर्स लगा होगा। अब फोर्स तो हर पॉइंट पे बदलता जा रहा है, जब फोर्स वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, तो इक्वेशन ऑफ मोशन तो लग ही नहीं सकती। तो कहाँ इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन करते फिरोगे? सबसे बेस्ट अप्रोच है COME। मतलब आप क्या यूज करोगे? अप्लाई COME। ठीक है जी। COME अप्लाई करने का मतलब है कि U इनिशियल प्लस बच्चे K इनिशियल विल बी इक्वल्स टू U फाइनल प्लस K फाइनल, सिस्टम की एनर्जी। अब एक दो पार्टिकल है तो सिस्टम की बात करेंगे, तो U इनिशियल क्या है? U इनिशियल जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? K Q स्क्वायर बाई R प्लस 0 विल बी इक्वल्स टू U फाइनल कितनी होगी? 2R डिस्टेंस जब हो जाएगा, K Q स्क्वायर बाई 2R प्लस सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी? हाफ M V1 का स्क्वायर प्लस हाफ M V2 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब भैया एग्जैक्ट तरीका क्या है सिस्टम का? है मुझे नहीं पता कि उनकी दोनों की वेलोसिटी सेम होगी या नहीं होगी, मुझे ये बात प्रूव करनी पड़ेगी। अदरवाइज मैं सीधा 2 × ½ mv² भी लिख सकता था, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब ये मास सेम है। अब मुझे क्या, एक और मेरे दिमाग में बात आनी चाहिए कि नेट फोर्स क्या है इसके ऊपर? 0। तो मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। P इनिशियल विल बी इक्वल टू P फाइनल। इनिशियल तो क्या था मोमेंटम? 0। फाइनल क्या हो जाएगा जी तुम्हारा? MV1 माइनस MV2। एक इधर चल रहा है, एक इधर चल रहा है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि V1 इक्वल्स टू V2। अब मैं लिख सकता हूं, इसको आप इधर ले आओ, KQ स्क्वायर बाई 2R विल बी इक्वल्स टू 2 × ½ MP²। मैंने अज्यूम कर लिया विल बी इक्वल्स टू V, लेट। ठीक है जी। तो 2 से आप 2 का भाग दो, और ये V कितना हो जाएगा? अंडर रूट दिस इज KQ स्क्वायर बाई 2MR। ये आपका आंसर आ गया। बच्चा कहां फंसता है इसमें? अगर मैं इसका मास यहां पे चेंज कर देता, मान लो M और 2M कर देता, तो कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, यहीं पे इसको 2 × ½ MV², ये सीधा ही लिख देते हैं, ये करते ही नहीं है। समझे आप? लेकिन एग्जैक्ट वे जो है, ये आपको कैसे पता? आपको तो पता होना चाहिए ना कि भैया ये V आया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं हल्का सा अगर इस सवाल को चेंज कर दूं, क्योंकि इस बार जैसे पेपर में हुआ था वैसा ही है, क्योंकि आई तो फिजिक्स ही है, लेकिन बच्चे ने तो रट रखा है कि ये होता है, ये होता है। उसको तो ये लग रहा था कि जो मास्टर ने कॉपी में लिखवा रखा है वही आएगा। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट से बेस पेपर बनाया है, सारे सवाल नए थे, वो आपको बनाने थे। तो देखो बात क्या है कि ये क्यों था, मैं कोई बदलाव नहीं कर रहा हूं, बस मैं इसका मास M कर दे रहा हूं और इसका 2M कर दे रहा हूं। ये R है, सेम सवाल है, 2R है। आप इसको घर पे सॉल्व कर सकते हैं, अप्रोच मैं बता दूंगा, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। तो एक बार पोटेंशियल एनर्जी तो आप सिंपल ही लिख लोगे, U इनिशियल प्लस K इनिशियल विल बी इक्वल्स टू U फाइनल प्लस बच्चे K फाइनल। तो आप क्या करोगे? U इनिशियल यानी कि KQ स्क्वायर, मैं सिर्फ इक्वेशन लिखूंगा, 0 विल बी इक्वल्स टू KQ स्क्वायर बाई 2R प्लस हाफ MV1 का स्क्वायर प्लस हाफ MV2 का स्क्वायर। ये हो गया। और दूसरी चीज आपको क्या लगानी है? P इनिशियल इज इक्वल्स टू P फाइनल, यानी कि 0 विल बी इक्वल्स टू MV1। अगर मैं मान लिया लेट्स से V1 से चल रहा है और दिस इज मूविंग विद V2, माइनस 2MV2। अब देखो V1 विल बी इक्वल्स टू 2V2। तो अब आपको पता होना चाहिए, अब आप V1 की जगह आपको 2V2 रख के सॉल्व करना पड़ेगा, फिर यहां से V2 आएगा और फिर V1। आप V1 तो क्या हो जाए, एक बार V2 आ गया तो V2 विल बी इक्वल्स टू V1/2, तो आप इजीली निकाल सकते हो। तो इस तरह के सवाल हम ऐसे अप्रोच करेंगे। प्रॉपर आपको अप्रोच आनी चाहिए, ये नहीं कि आप एक छोटी सी अप्रोच सीख लो और फिर आप चिल्लाते घूमते जाओ कि हमने तो सवाल आ गया। प्रॉपर आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो ये उसी पे बेस्ड सवाल था। अगला सवाल हम डिस्कस करते हैं। अगला सवाल थोड़ा और अच्छा सा सवाल है।
आप जब ये लेक्चर खत्म कर रहे होंगे तो आपको पोटेंशियल एनर्जी के सवाल कैसे आएंगे, कैसे बनाने, आपको पूरी समझ बन चुकी होगी। ये मैं आपको प्रॉमिस कर देता हूं। आपने क्या किया, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन को आपने चेंज कर दिया। और चेंज करके आपने क्या किया, कुछ नहीं किया। आपने ए रेडियस का ओ बनाया और ये प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू ऐसे रख दिया। और आपसे पूछा गया सवाल ने कि फाइंड आउट वर्क डन इन चेंजिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो सीधी सी बात है, आपने चेंज करी है तो डब्ल्यू एक्सटर्नल, मुझे पता है मेरे मास्टर ने सिखाया है क्यू डेल्टा वी। ये तो किसके लिए सिखाया था मेरे को, चार्ज के लिए। अब ये किसके बराबर होता है, डब्ल्यू एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू डेल्टा यू। यानी कि डेल्टा यू का मतलब क्या, यू फाइनल माइनस मी यू इनिशियल। ये तो मेरे मास्टर ने मुझे 11वीं क्लास से समझा रखा है। तो यू, ये क्या होगी यू फाइनल, ये क्या होगी यू इनिशियल, और सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल में क्या फर्क है, बस यहाँ रूट टू ए है। ठीक है। तो अब मैं डब्ल्यू यू इनिशियल और यू फाइनल में लिख देता हूं, बाकी काम आप करेंगे। यू फाइनल कितना हो गया जी, 4/2। और यू वन एक लिख लो। यू फाइनल के लिए भी ये इनिशियल फाइनल, तो आप इनिशियल को लिखने की कोशिश करें, 2। मैं पहले भी लिख के आ चुका हूं, तो मैं इतना इसको थोड़ा फास्ट सॉल्व करूंगा। के क्यू स्क्वायर बाई ए, ये हो गया जी, प्लस के क्यू स्क्वायर बाई रूट टू ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए, ये हो गया। फाइनल कैसे बन गया जी, इसके हिसाब से लिख लो, इसको फर्स्ट मान लो, तो इसके रेस्पेक्ट में ये हो गया, ये हो गया। तो सीधा 2 के क्यू स्क्वायर बाई रूट टू ए प्लस ये वाला कितना बनेगा, 2a प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 2a। तो आपको अगर वर्क डन निकालना है तो ये मैं आगे का आप पे छोड़ देता हूं, आप इसको फाइनल, ये आपका एक्सटर्नल वर्क जो आपसे पूछा गया है, तो आपका आंसर निकल के आपके सामने आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो कॉन्सेप्ट हमें समझ आना चाहिए। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल मुझे ये दे रखा है कि भैया ये है एक एक रिंग है, रिंग के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, और जी यहां से क्यू एम मास आपने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। आपने रिलीज कर दिया, ठीक है। और ये कितनी दूर है जी, √8r, और ये r है। सवाल में क्या पूछा गया है, फाइंड आउट स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन इट रीचेज एट इंफिनिटी, ये पूछा गया है। कोई बात नहीं जी, आप सिर्फ और सिर्फ किसका इस्तेमाल करें, COME। भाड़ में जाए दुनिया, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, COME। यू इनिशियल प्लस के इनिशियल विल बी इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। इनिशियली ये क्या है, जीरो। और इनिशियली इस पॉइंट पे अगर मुझे इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी हो, तो मुझे मेरे मास्टर ने कैसे लिखनी सिखाई है। अगर मुझे इस पॉइंट पे एब्सोल्यूट लिखनी हो, तो आपको याद है ना एब्सोल्यूट कैसे सिखाया था, क्यू इंटू उस पॉइंट पे पोटेंशियल, ऐसे ही सिखाया था। जीरो विल बी इक्वल्स टू यू इनफाइनाइट, अगर मुझे लिखना हो क्यू इंटू वी इनफाइनाइट प्लस हाफ एम वी इनफाइनाइट का स्क्वायर। ये तो मैंने जीरो मान रखा है, एज्यूम ही मैंने जीरो कर रखा है, ठीक है। क्यू इंटू वी क्या हो जाएगा, क्यू इंटू के क्यू अपॉन, फॉर्मूला क्या होता है, √r² प्लस √8r का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू हाफ एम बी इनफाइनाइट का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आ गया के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 9r, यानी कि 3r। और टू को, ठीक है, अगले स्टेप में लिख देंगे, कट नहीं करते हैं। तो ये कितना बन जाएगा जी, 2/3 के क्यू स्क्वायर बाई आर, एम की मल्टीप्लाई यहाँ कर लो, ये ऐसे कर लो, ये आपका हो जाएगा जी बी इनफाइनाइट। तो ऐसे करके आप इसका जवाब दे सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं लेवल थोड़ा सा इनहांस करता हूं। इस तरीके के सवाल तो ऐसे आप निकाल ही लोगे आप, जो मैंने एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस करवाए हैं। अब थोड़ा सा मैं लेवल थोड़ा सा अप कर रहा हूं। ये सवाल थोड़े से अच्छे सवाल हैं, ये लेवल अप वाले सवाल हैं। थोड़ा आपको
अंडरस्टैंडिंग बनेगी, आपका दिमाग खुलेगा। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आपका दिमाग जितना अच्छा काम करना शुरू करेगा, जितना ज्यादा खोले, क्योंकि अभी आप लर्निंग फेज में, आप सीखो ना पूरा साल। 26 के एग्जाम से पहले आप सीखो, आप पूरा ध्यान दो सीखने के ऊपर। तो ये आपको समझने में, कॉन्सेप्ट बिल्ड होने में आपकी हेल्प करेगा। है क्या, एक थ्रेड है ऐसे बांधी हुई है, और ये एम मास है, इसके ऊपर क्यू चार्ज है, और इसकी लेंथ आपको एल दी हुई है, और ये एंगल आपको थीटा दिया हुआ है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो इस डायरेक्शन में है, ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई किया हुआ है। और आपने सवाल क्या है, क्वेश्चन सवाल क्या है, रोड, जो रोड है, इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। यहां से आपने इसको क्या किया है, रिलीज कर दिया। जब आपने रिलीज किया तो अब ये सवाल क्या पूछना चाहता है आपसे, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल when rod is parallel to electric field. When rod is parallel to electric field. ठीक है जी। अब सबसे पहली बात है कि हमें फोर्स फोर्स के चक्कर में फिर नहीं पड़ना है, हमें पोटेंशियल एनर्जी पे दिमाग लगाना है। तो ये आपसे ये पूछना चाहता है, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि भैया ये ऐसे आया, ये बॉल जो है वो ऐसे होगी है, ऐसे पैरेलल आ गई है, ये पूछना चाहता है एम क्यू, यहां आ गया है। तो इस पॉइंट पे सीधी सी बात है, ऐसे जा रहा होगा ये, आपसे ये निकलवाना चाहता है ये। सवाल समझ में आया। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सीओएमई का इस्तेमाल करूंगा, और देखना आपके सामने सवाल आ जाएगा सीओएमई, और कुछ बातें जो मैंने पहले यूज करी हैं वो, यानी कि अल्टीमेटली मैं ए पॉइंट और इस बी पॉइंट के बीच में सीओएमई लगाने वाला हूं। तो यूए प्लस के विल बी इक्वल्स टू यूबी प्लस के बी, इनिशियल फाइनल। ठीक है। अब के ए तो रिलीज ही किया है, तो ए पॉइंट पे तो उसकी वेलोसिटी जीरो ही है, पार्टिकल तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है वहां पे, स्पीड जीरो है। अब यूए कैसे लिखूंगा मैं, तो यूए तो मेरे मास्टर ने लिखना कैसे सिखाया है, एब्सोल्यूट कैसे लिखना सिखाया, एब्सोल्यूट लिखना पड़ेगा। तो ये कैसे हो जाएगा, क्यू, स्मॉल क्यू ले रखा है मैंने, क्यू इंटू वी ए। यूबी को भी इधर ले आओ, क्यू इंटू वी बी विल बी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। क्यू को बाहर लो, सो वी ए माइनस वी बी विल बी इक्वल्स टू। अब आपके थोड़ा थोड़ा चमकना शुरू हो गया, देखो कितना टफ सा सवाल लग रहा था, लेकिन टफ नहीं है। अब आपको वी ए माइनस वी बी तो मैंने निकालना सिखाया। ई क्या है मेरा, यूनिफॉर्म, तो और आसान हो गया। अब यूनिफॉर्म के लिए क्या, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो मैं कह सकता हूं कि वी ए विल बी ग्रेटर देन वी बी, यानी कि वी ए माइनस वी बी क्या आने वाला है, पॉजिटिव। और मैंने क्या बताया है, मैग्नीट्यूड जब कांस्टेंट हो तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालो आप, ई इंटू ई के पैरेलल जो डिस्टेंस है, ई के पैरेलल डिस्टेंस अगर आप देखो तो ई के पैरेलल डिस्टेंस ये डी आर क्या बनेगी, ये वाली। मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी ना, ए टू बी, याद आया कुछ, ई इंटू इफेक्टिव डिस्टेंस। ठीक है, पिछले पहले तीसरे लेक्चर में शायद हमने इसके बारे में बात की थी। तो मैं वी ए माइनस वी बी को इजिली लिख सकता हूं, ये कितना है जी, एल कॉस थीटा। तो ये कितना बना, एल माइनस एल कॉस थीटा। हो गया सवाल सॉल्व। सो क्यू क्या बना जी, ई एल वन माइनस कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, वी विल बी इक्वल्स टू टू क्यू ई एल वन माइनस कॉस थीटा बाई एम। कुछ नहीं है, बस भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन अगर आपको ईमानदारी से आपका काम आता है तो आप इजीली इस सवाल को सॉल्व, क्योंकि वी ए माइनस अल्टीमेटली ये वाला, ये पुरानी चीज बस इसमें इस्तेमाल हुई है, वी ए माइनस वी बी। और ई कांस्टेंट है तो ई इंटू डी आर, और डी आर क्या लिखते हो आप, इफेक्टिव डिस्टेंस। इफेक्टिव डिस्टेंस को आपको याद हो तो हमने क्या लिखा था, ई द डिस्टेंस विच इज पैरेलल टू ई। तो पैरेलल टू ई डिस्टेंस कौन सी बनेगी, ये वाली। मैं फिर से मेंशन कर देता हूं, ये वाली, यही तो पैरेलल है ना ई के, तो ये मेरी इफेक्टिव डिस्टेंस है। आगे चलता हूं मैं, अगला सवाल लिखता हूं। अगला सवाल और भी थोड़ा सा अच्छा सा सवाल है।
अब की बार तो आपके खुद ही समझ में आ जाएगा मेरे हिसाब से, ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कह रहा है कि प्लस सिग्मा है, और यहां से क्यू चार्ज है ये, इसका एम इसका मास है, और आपने वी वेलोसिटी के साथ इसको, ये कितनी दूर है यहां से, इससे सिग्मा चार्ज डेंसिटी डी डिस्टेंस दूर है। तो आपसे जो पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि द पार्टिकल ऑफ मास m and charge q will touch the infinitely large plate of sigma charge density, ठीक है, if its velocity v is, ये करके आपको सवाल पूछा गया है, और फिर आपको यहाँ ए बी ऐसे ऑप्शन दे रखे होंगे, लेकिन मेरे को तो निकालना आना चाहिए। कुल मिला के मैं सवाल आपको बता देता हूँ कि सवाल ये कहना चाहता है कि कितनी स्पीड से फेंके कि ये जस्ट यहां तक पहुंच जाए, जस्ट इसके पास तक पहुंच जाए। अब मुझे पता है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इधर, और इसकी वैल्यू क्या होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इस ए पॉइंट से और इस बी पॉइंट जस्ट जो क्लोज है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, यहां तक ही पहुंचाना है ये। तो अगर ये जस्ट यहां तक पहुंचाना है, जस्ट यहां तक पहुंचाना है, इसको कई बार क्या बोलते हैं हम, कि सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी इसकी। क्लियर है? तो अब आप देखो, आप ध्यान से देखो, तो इसको अगर मुझे लगाना है तो मैं क्या लगाऊंगा, COMe का इस्तेमाल करूंगा, यानी कि के ए प्लस यू ए विल बी इक्वल्स टू के बी प्लस यू बी। अब के बी तो फाइनली तो जीरो होने वाला है, के ए क्या है, क्यू वी ए, सॉरी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस क्यू वी ए इज इक्वल्स टू क्यू वी बी। अब मजे की बात यह है कि फिर सेम चीज बनेगी, देखो आपको दिख रहा होगा, क्यू वी बी माइनस वी ए। अब आपको एक चीज और दिख रही होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज, डिक्रीज करेगा या नहीं करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज। तो इसका मतलब यहां इस डायरेक्शन में, सॉरी, इस डायरेक्शन में v क्या होगा, डिक्रीज। तो क्या मैं कह सकता हूं कि वी बी माइनस वी अगेन पॉजिटिव आने वाला है, और e अगेन कांस्टेंट है, तो इफेक्टिव डिस्टेंस तो अब उसके पैरेलल ही है। तो मैं इसको लिख सकता हूं हाफ एम वी स्क्वायर, अभी आपको लिखना आना चाहिए, e क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना, d, सीधा लिख सकते हैं। और यहां से हम वेलोसिटी का रिलेशन सीधा मैं आपको लिख सकता हूं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिग्मा क्यू डी डिवाइड बाई एम एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से आप इन बातों के जवाब दे सकते हैं। एक इस तरह में एक और तरह का सवाल आता है, ये तो थोड़े और अच्छे सवाल हो गए। एक बेसिक सा सवाल होता है क्लोजेस्ट अप्रोच का, कि लेट्स सपोज यहाँ चार्ज क्यू रखा हुआ है, आपने ये क्यू चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, ये वी वेलोसिटी से इसे फेंका, तो ये कितने पास तक जाएगा। तो मान लो ये पी यहाँ इस आर डिस्टेंस तक गया, इस आर डिस्टेंस को बोलते हैं हम क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है जी। और इसको हम निकालते कैसे हैं, अगेन ए और बी पॉइंट पे COMe लगा के, यानी कि यू ए प्लस के ए, ये आप खुद सॉल्व करेंगे, मैं बस, क्योंकि मैं कई बार लगा चुका हूं इसको, यू ए के ए तो कितना हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर, के बी जीरो हो जाएगा। तो ये वाली डिस्टेंस अगर आपको कैपिटल आर गिवन है, तो आप ये कैसे कर सकते हैं, यू ए के क्यू क्यू डिवाइड बाई आर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू के क्यू क्यू बाई आर। तो ये वाली इक्वेशन लिख के आप जो भी सवाल हो डेटा उसी हिसाब से सेट होता है, तो यहां से आप ये आर इजिली निकाल सकते हैं। वो वी भी उसी टर्म में देगा कि आपको एलिमिनेट हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैं एक जो अच्छा सवाल के बारे में जो बात करने वाला हो रहा था,
अगर मेरा ई, अभी तक तो मैंने वी ए माइनस वी बी वैसा निकाला मेरा वेरिएबल ना हो, अगर सॉरी कांस्टेंट, अगर मेरा वेरिएबल आ जाए, वेरिएबल किस केस में आएगा जी? ये भी एक अच्छा सवाल आता है, ये तो बहुत बार रिपीट होता है, जो हम ये करके आए थे। अगर मैंने क्यू एम यहां से रिलीज कर दिया और ये कह रहा है आपसे आर, और ये बहुत ही स्टैंडर्ड सा सवाल है, ये 2R पे पहुंचा क्यू एम, तो यहां वी बताओ। सवाल समझ में आ गया होगा, ये लैम्डा दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, आप इस ए पॉइंट और इस बी पॉइंट के बीच में सी ओ एम ही लगाएंगे, यानी कि यू ए प्लस के ए विल बी इक्वल्स टू यू बी प्लस के बी। इतना तो शायद अब समझ में आने ही लगा होगा। अब इनिशियल के ए पे तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो, लेकिन यू ए क्या लिखोगे आप, क्यू वी ए, और इसको इधर ले आओ, माइनस वी बी विल बी इक्वल्स टू के बी पे हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर मेरा ये और ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो अगेन इधर है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज। तो क्या मैं कह सकता हूँ वी ए माइनस वी बी तो पॉजिटिव ही आने वाला है, वी ए माइनस वी बी क्या आने वाला है, पॉजिटिव, एक बात तो पता है। लेकिन अब मेरा मैं कांस्टेंट की तरह से नहीं निकाल सकता, अब मुझे डेरिवेशन करना ही पड़ेगा। तो मुझे लिखना पड़ेगा डेल्टा वी विल बी इक्वल्स टू, दिस इज ई डॉट डी आर, और माइनस साइन को मैं अंदर ही ले जाऊंगा अगर, तो ये बनेगा वी ए माइनस वी बी विल बी इक्वल्स टू ई डॉट डी आर, कहां से, आर से 2R, एंड दिस इज 2 k लैम्डा बाई आर डी आर। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 2 k लैम्डा एल एन आर, आर से 2R। तो ये मेरा क्या बनेगा, 2 k लैम्डा एल एन टू, दिस इज वी ए माइनस वी बी। पुट कर दो इसको, आंसर आ जाएगा, क्यू इंटू 2 k लैम्डा एल एन टू इंटू 2/m, ये आपका वेलोसिटी। तो इस तरीके से हम इन सवालों के जवाब आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आखिरी चीज, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ खत्म हो जाएगा, इसके बियॉन्ड पूछा भी नहीं जाएगा, ये तो मैंने बहुत ही लेडर थोड़ा सा, मतलब थोड़ा ऊपर ही करके कराया है, एक स्टेप ऊपर ही किया है। लास्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। मतलब मैंने लाके रखना, अब मैं एक्सटर्नल में इसको कोशिश करूंगा लिखने के लिए। कहने का मतलब क्या है जी, ये ऐसे फील्ड के अंदर मैं चार्ज लाके रखता हूं। ये आया हुआ सवाल है, एक बार एम्स में आया था, Q1 Q2 इस तरीके से, और ये सीधा एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी की लाइन है, अभी हम देखेंगे, एनसीईआरटी का सीधा मेंशन लाइन है, और ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपने ये सिस्टम बनाना है और एक्सटर्नल फील्ड के अंदर बनाना है। मैं कहता हूं कि जो सीखा है ना आप उसी को अप्लाई करो, आप खुद बना दोगे। तो सबसे पहले आप किसको लाके रखोगे, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे। सबसे पहले आप Q1 को लाके रखोगे, तो Q1 को लाके रखोगे तो क्या करोगे, आप Q इंटू डेल्टा वी। तो Q डेल्टा वी क्या करोगे, जो वी ए पे पोटेंशियल होगा माइनस वी इनफाइनाइट, यही तो करोगे, और ये जीरो हो गया। तो अल्टीमेटली आप क्या लिखोगे, क्यू वी ए W1। बेसिक, बिल्कुल बेसिक से हिट करेंगे। W2 अगेन Q1, सॉरी इसको Q1 है ना, Q1 Q2। अब आप क्या लिखोगे, वीबी माइनस, क्योंकि वीबी पे लिखना है आपको, तो ये तो जीरो हो गया, एज्यूम ही आपने जीरो कर रखा है, स्टैंडर्ड मान लिया मैंने। तो Q2 इंटू वीबी। अब यहां एक कैच है, क्या है कि जो आपको वर्क करना पड़ा है जब आप Q2 को लेके आ रहे हैं, यहां थोड़ा सा एक, अब ये तो ठीक है, इतना तो आपने कर दिया, लेकिन यहां एक चीज है जो आपको समझनी पड़ेगी, कि जब आप Q2 को लेके आ रहे हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, तो आपको Q1 के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ रहा है और आपको फील्ड के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ रहा है, क्योंकि अब बी पे जो पोटेंशियल होगा, इस बी पे जो पोटेंशियल होगा, इस बी पे जो पोटेंशियल होगा, वो किसकी वजह से होगा, इसकी वजह से भी होगा, और इसकी वजह से तो अपना तो है ही, एक्सटर्नल का तो फील्ड है तो पोटेंशियल तो होगा ही। तो आपको क्या करना है, आपको अगर मैं बताऊं तो इस पॉइंट पे आप क्या लिखोगे, मैं थोड़ा सीधा लिखने की कोशिश करता हूं। एक तो ये हो गया, तो ये तो Q1 प्लस, ये तो फील्ड की वजह से हो गया, अगेन Q2 इंटू, इसकी वजह से पोटेंशियल कितना हो गया, KQ1 बाय आर, और माइनस वी इनफाइनाइट।
और ये तो आपने फिर जीरो मान लिया। तो अल्टीमेटली W2 क्या हो गया, Q2 VB प्लस, सॉरी, K Q1 Q2 डिवाइड बाई R। तो W टोटल कितना हो गया जी, W1 प्लस बच्चे W2, सो Q1 VA प्लस Q2 VB प्लस K Q1 Q2 बाई R। इसको इंटरेक्शन एनर्जी भी बोल देते हैं। तो हम इसको कैसे अब डिफाइन करते हैं कि भैया ये पोटेंशियल भी लिखना है प्लस इंटरेक्शन एनर्जी भी लिखनी है, अगर वो फील्ड में आप लिखते हो तो। ठीक है, तो यहां आपका पोटेंशियल एनर्जी का जो टॉपिक है वो आपका खत्म होता है। थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि हम एनसीईआरटी की तरफ चलें, ताकि आप एनसीईआरटी का भी एक बार देखें और थोड़ा आपके समझ में आए कि क्या चीज में क्या बोलना चाहता था, क्या मैं। देखो, जब आप सिस्टम को बनाते हो तो इसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, दिस मींस दैट वी कंसीडर द चार्ज Q1 Q2 इनिशियली एट इंफिनिटी एंड डिटरमाइन द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी टू ब्रिंग द चार्जेस टू गिवन लोकेशंस। तो आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हो, एक एक को लेके आ रहे हो, एक एक को लाके रख रहे हो। सिमिलरली इसने कहा, सपोज फर्स्ट चार्ज Q1 is brought from infinity to R1, there is no external feed against the work, which work needs to be done। तो सेम थ्योरी है, सेम चीजें एनसीईआरटी में बाकायदा लिखी हुई बात है। तो हम एनसीईआरटी के अंदर ही हम सब कुछ बात करते हैं। हमारी जो फिजिक्स है, हम कोर फिजिक्स की बात करते हैं, हम ऐसा नहीं तुक्के नहीं मारते, हम फिजिक्स लगाते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते फालतू का। अब आप यहां देखोगे, if Q1 Q2 and potential energy is positive, this is as expected, since for the like charges Q1 Q2 is greater than 0, electrostatic force is repulsive, a positive amount of work is by Q1 Q2 है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो रिपल्सिव है तो आपको एक अमाउंट ऑफ वर्क आप करना पड़ेगा ना। ये क्या कहने का मतलब है, सेम चीज है। अगर ये Q1 क्यों है, आप इसको लाके रख रहे हो, तो इसकी वजह से इस पे ऐसे, तो आप ऐसे वर्क करोगे ना। तो ये उसी बात को कह रहा है। क्या कह रहा है देखो, दिस इज एक्सपेक्टेड सिंस फॉर द लाइक चार्जेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज रिपल्सिव, ए पॉजिटिव अमाउंट ऑफ वर्क इज नीडेड to be done against this force to bring the charge from infinity to finite distance apart। for unlike charges आप इसके लिए भी पढ़ सकते हो, क्या, फॉर अनलाइक चार्जेस Q1 Q2 द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव नेचर का है। इन दैट केस ए पॉजिटिव अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड अगेंस्ट दिस फोर्स टू टेक द चार्जेस फ्रॉम द गिवन लोकेशन टू इंफिनिटी। तो अब आप क्या कर रहे हो देखो, मैं कहने का, आपने जब डिफाइन किया तो पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए तो हम यहां से लेके आए इनफाइनाइट से, ऐसे डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, तो इसके लिए जब मैं पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करूंगा तो मैं यहां से इनफाइनाइट पे लेके जाऊंगा, ये कहना चाह रहा है। तो ये इसको ऐसे खींचना चाहेगा और आप एफ एक्सटर्नल ऐसे वर्क करोगे। तो दोनों को डिफाइन हम जनरली किताबों में, हम जो नोट्स में भी लिखवाते हैं, चीजें करवाते हैं, वो ये वाली करवाते हैं। लेकिन अगर मास्टर आप किससे पूछ लो कि भाई अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ले लूं, तो उसमें बच्चा कंफ्यूज ही हो जाता है। वो क्या सोचते हैं, सर अगर मैं माइनस चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आऊंगा तो ये तो खुद ही आ जाएगा। अरे भाई ऐसे डिफाइन नहीं करते, अब इसको उल्टा डिफाइन करना पड़ेगा। आपको इसको इस पॉइंट से यहां तक लेके जाना पड़ेगा, तब वो डिफाइन कर पाओगे आप। क्लियर है? ठीक है। इन अदर वर्ड्स, नेगेटिव अमाउंट, आप अगर यहां से पढ़ो, इन अदर वर्ड्स, इन नेगेटिव अमाउंट ऑफ वर्क इज नीडेड फॉर द रिवर्स पाथ फ्रॉम इन्फिनिटी टू द प्रेजेंट लोकेशन, सो द पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। क्लियर है? सीधा सीधा लिखा हुआ। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि एक उल्टा, आप वो पाथ ही उल्टा चल रहे हो आप। क्लियर है? तो आपका वर्क डन नेगेटिव आएगा। डिफाइन करने का तरीका अलग है बस। इसलिए हम एक को डिफाइन करते हैं, इसको डिफाइन करके हम क्या बोल देते हैं, भैया साइन रख लो, आपको खुद पता चल जाएगा, विद साइन पुट कर लो। तो विद साइन पुट करोगे तो अपने आप नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। ये आप, ये मैं करवा चुका हूं, ये वही सिमेट्रिकल है। तो आप सीधा, क्योंकि आप क्यू की देखो तो माइनस क्यों आ गया, या प्लस क्यू, या भी माइनस क्यों आ गया, इस क्यू को देखोगे तो इधर प्लस क्यू, इधर प्लस क्यू। तो आप सिमेट्री से ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज ये आप ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करो, या फिर सिमेट्री से कर सकते हो 4/2 सिंपल लिख के। तो ये आपका एक तरह से होमवर्क है, ये आप ट्राई करके देख सकते हो। इस तरह के सवाल हम कर चुके हैं। नाउ एक और सवाल है, वो होते हैं आप, जैसे कि लेट्स सपोज मैं आपसे कहूं कि भैया उसी सवाल के अंदर कि लेट्स सपोज ऐसे है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ये प्लस क्यों, ये प्लस क्यों, ये प्लस क्यों, ये प्लस क्यों। वो कहता है इसको उठा के आप इनफाइनाइट पे ले गए तो कितना वर्क करना पड़ा। कुछ मत करो यार, मुझे क्या मतलब कितना वर्क, मुझे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। जब इसको लेके गए तो फाइनल क्या बचेगा, ये बचेगा ना भाई, प्लस क्यों
प्लस क्यू प्लस क्यू, यू फाइनल लिखो, ये यू इनिशियल है, माइनस करके आंसर लिख दो। कई बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, अब कैसे करूंगा, या ये सवाल और कैसे आ सकता है, और ये ऐसे आ सकता है, ये पहले इसके बीच का सेपरेशन ए था, अब ये क्या करेंगे आपके पास कि भैया ये सेम है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, तो ये 2a कर दिया। तो अगेन सेम चीज, कितना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। आप देखोगे नेगेटिव आएगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी सिस्टम रिपल्सिव है, तो खुद पे खुद ही चला जाएगा, तो कोई काम कोई वर्क आपको करना ही नहीं पड़ेगा भाई, सब पॉजिटिव पॉजिटिव सब एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे ना, कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में थोड़ी ना है ये। तो ये, लेकिन आपको आप अपने बेसिक पे रहो, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, दैट्स इट। तो वो मैं एक तरह का सवाल करवा चुका हूं, और ये कितनी भी तरह के सवाल आए तो आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक्सटर्नल फील्ड में अगर मैं रखता हूं इसको, जैसे कि ये यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है, लेकिन मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं, मैं ये वाले पॉइंट पे आना चाह रहा हूं। तो अगर आप ये वाले पॉइंट की बात करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो चीज हमने ड्राइव करी है, देख पा रहे हो आप, ये टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग द कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली आपने क्या किया, Q2 को आप लेके आए, इसने Q2 को लेके आया, ये लिखा है इसने, फिर वर्क डन अगेंस्ट Q2, तो ये दोनों के अगेंस्ट, Q2 अगेंस्ट द एक्सटर्नल फील्ड और Q2 अगेंस्ट द Q1। ये स्पेसिफिकली इसने जो लाइन है, ये देखो, ये लाइन स्पेसिफिकली इसने लिखी हुई है। तो हम ऐसी कोई नई बात नहीं पढ़ रहे हैं, हम एनसीईआरटी की ही कुछ बातें पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी बहुत स्टैंडर्ड बुक है, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, जैसे लोगों को यही नहीं पता कि कुलाम फोर्स चेंज नहीं होता, कुलाम फोर्स तो कुलाम फोर्स ही रहता है। आप देखोगे ना तो पहले चैप्टर में तो कुलाम फोर्स चेन मीडियम की बात ही नहीं कर रखी, क्योंकि वहां मीडियम के बारे में पोलराइजेशन, जब पोलराइजेशन इंट्रोड्यूस करते हैं उसके बाद बात करते हैं हम, क्लियर है। तो वो तो थर्ड चैप्टर में जाकर बात करते हैं उसके बारे में, तो हम, तो ये कुछ इसके ऊपर सवाल हैं, आप ये सवाल तो हम कर चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप फिर भी इसके बारे में आप ट्राई लें, ये अच्छा सवाल है, ये आप होमवर्क करें इसका। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल तो आपको करने ही करने होते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल अच्छी चीज है, और ये डाइपोल वगैरह हम अगले उसमें डिस्कशन कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम डाइपोल वगैरह के बारे में बातचीत करेंगे, पूरा डाइपोल के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में कंबाइन करके ही लेक्चर लूंगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आप उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ें एंड मेहनत करें, कॉन्सेप्ट सीखें, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अच्छे से अच्छा सिखा पाऊं। नेक्स्ट क्लास में आप ये करके आए, ये एक 2.5 एक अच्छा सवाल है, ठीक है, मैं इसके बारे में हल्का फुल्का डिस्कशन कर सकता हूं, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। दैट्स इट।